हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन शोनी सिग्नल्स लव अकाउंटेंसी। तो चलिए आज क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है अकाउंटिंग टर्म्स को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग टर्म्स हमने ऑलरेडी 20 टर्म्स कर ली थी। ठीक है, परचेज, सेल, बैलेंस कवर, एवरीथिंग। तो जो रहेगा थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, डरना मत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ 20 कंप्लीट थी, ये 21st टर्म है। ओके, दिस इज एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब कि मेरा कोई खर्चा अभी पेंडिंग है, मुझे पे करना है। ठीक है, तो अगर पहले तो ये समझो जो मैं 4 टर्म्स अब करवाने जा रही हूँ, ये एसेट है या लायबिलिटी। अगर आपको खर्चा भी पे करना है, ठीक है, मेरी लायबिलिटी हो गई। मान लो मंथ कंप्लीट हो गया, मुझे रेंट पे करना, सैलरी पे करनी, इंटरेस्ट पे करना, वही नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अगर अभी आपने मंथ कंप्लीट होने के बाद, ड्यू डेट के बाद भी अपना खर्चा पे नहीं किया, दैट इज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर डालोगे आप? योर अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो बेटा जी आप लायबिलिटी साइड पर एक न्यू अकाउंट खोलोगे, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो जितना भी मान लो आपका 12,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर ली 12,000। अब सेकेंड इम्पैक्ट कहाँ पर डालू? कैश तो मेरा नहीं गया क्योंकि मैंने पे ही नहीं किया। ठीक है, तो बेटा जब आपको कोई खर्चा ड्यू डेट से टाइम निकल गया तो वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब इस बात में लॉजिक क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपने अपना एक्सपेंस पे कर दिया, ड्यू डेट पे किया या ना किया, वेदर पेड और नॉट पेड। ठीक है, बट इट विल डेफिनेटली डिक्रीज योर कैपिटल ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, अब जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा शार्प है, इंटरेस्टेड है और जानने में, तो उनको बता दूं, जब आप इसको पे करोगे, मान लो चलो 30 अप्रैल आपका रेंट ड्यू हो गया, अब 3 मई आप 3 दिन बाद अपना रेंट पे कर रहे हो, तो क्या इम्पैक्ट डालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैश जाएगा, 12,000 कैश किया। सेकेंड, मैंने जो ये अकाउंट खोला था एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का, लो उसको कम्प्लीटली खत्म कर दिया। तो इसलिए मैंने कैपिटल पर जो इम्पैक्ट था वो पहले ही डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जिस दिन हम पे करेंगे, एक तो आपका कैश डिक्रीज होगा, सेकेंड थिंग आपकी जो लायबिलिटी थी, जो न्यू अकाउंट आपने खोला, उस अकाउंट को आप क्लोज करोगे। अंडरस्टूड? गुड। नाउ नेक्स्ट इज 22nd इज एक्सपेंस प्रीपेड। अब प्रीपेड का क्या मतलब हुआ? मान लो 3 मई को मैंने अप्रैल का भी पे कर दिया और मई का भी पे कर दिया, सो दैट इज एक्सपेंस प्रीपेड, टाइम से पहले उसको पे करना। अब नेचुरल सी बात है कि जब आपने इसको पे कर ही दिया तो कैश तो मेरा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग बेटा, जब भी आप किसी को एडवांस देते हो, दैट इज एसेट फॉर यू। ठीक है, जो बंदा आपसे एडवांस ले रहा है उसके लिए लायबिलिटी, जो पर्सन दे रहा है उसके लिए एसेट। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी प्रीपेड कर रही हूँ, टाइम से पहले पे कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए एक एसेट है। क्लियर? ओके, सो पहले मेरा कैश डिक्रीज हो गया, मान लो 15,000। इस साइड में एक न्यू अकाउंट खोल रही हूँ, दैट इज एक्सपेंस प्रीपेड। ठीक है, एक्सपेंस प्रीपेड एसेट इंक्रीज, नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी। ठीक है, तो कुछ भी समय से पहले पे करोगे, कैश जाएगा, आपकी एसेट है, एक न्यू अकाउंट खोलोगे एसेट साइड, एक्सपेंस प्रीपेड, उसमें आप इसको ऐड कर लोगे। ओके है काम? ठीक है, सो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, एक्सपेंस प्रीपेड इज योर एसेट। इसका न्यू अकाउंट खोला लायबिलिटी साइड, इसका न्यू अकाउंट खोला एसेट साइड। अब आ जाओ इनकम पर, सेम थिंग, इनकम एक्रूड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ड्यू डेट पर किसी से पैसा मुझे लेना है बट पर्सन ने नहीं दिया। ठीक है, जैसे इसी की बात हम कर रहे हैं कि एक पर्सन के लिए वो खर्चा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो जिसने रिसीव करना है उसके लिए ये क्या है? उसके लिए इनकम एक्रूड है। ठीक है, तो कैश तो नहीं आया है ना, कैश तो नहीं आया। चलो, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्रूड इज माय एसेट, मैंने किसी से पैसा रिसीव करना। ठीक है, सो एसेट साइड आप न्यू अकाउंट खोलोगे, इनकम एक्रूड, और उसमें आप अपना अमाउंट ऐड कर लोगे, साथ में कैपिटल इंक्रीज, नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी।
तो इन दोनों में लॉजिक समझो क्या है, ठीक है। दोनों में एक ही लॉजिक काम कर रहे हैं कि ड्यू डेट पर आकर पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, पे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ड्यू डेट पर आप अपनी कैपिटल पर इम्पैक्ट डालेंगे। जिसका खर्चा उसकी कैपिटल डिक्रीज हो गई, जिसकी इनकम उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, साथ में एक न्यू अकाउंट खुल गया, लायबिलिटी साइड उसके लिए जिसने देना है पैसा और एसेट साइड जिसने पैसा ले, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रही है। 24th इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब सिंपली आप इसको मेरे को इजीली समझा सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। आपके माइंड में आ गया होगा कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। पैसा एडवांस में आ गया, रिसीव हो गया, पर ये एडवांस है। अगर ये एडवांस है बेटा मेरे लिए लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने फर्स्ट ऑफ द मंथ एक इंसान को मैंने एडवांस पकड़ा दिया, ये ले 15,000, तो रूम मैं आपका रेंट पे ले रही हूँ, ठीक है। तो चलो इन केस कोई ऐसा कुछ हो गया कि सेकेंड ऑफ द डेट मुझे वो रूम मैं नहीं ले सकती, मतलब मैं वापस शिफ्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो पर्सन चलो सारा नहीं, कुछ ना कुछ मुझे रिफंड करेगा, है ना। तो एडवांस पैसा आपके लिए एक लायबिलिटी है। मैंने किसी को ऑर्डर दिया गुड्स के लिए, उसको मैंने एडवांस भेज दिया, उससे ऑर्डर मेरा टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो मुझे पैसा रिफंड करेगा, ठीक है। तो जितना भी पैसा है दैट इज ऑलवेज इन केस इट इज एडवांस, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। सो लायबिलिटी साइड आप अपना न्यू अकाउंट खोलोगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो मेरे पास कैश आ गया, ओके, कैश मैंने इंक्रीज कर लिया, बट साथ में मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज एंड नाउ देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब जब भी ड्यू डेट से पहले पैसा आता या जाता है वो कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कैश आया कैश गया, बट इट विल नॉट इम्पैक्ट योर कैपिटल। रीजन द ड्यू डेट इज नॉट देयर, इट इज एडवांस पेमेंट, एडवांस इनकम, ठीक है। तो प्लीज़ इन चारों को अच्छे से ध्यान में रखना। ये मतलब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। चलो अब इसके बाद 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। नाउ द 25th इज 25th टैक्स कलेक्टर। अब कोई भी शॉपकीपर है जब वो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी, तो वो जीएसटी क्या, दैट इज नॉट एन इनकम फॉर मी, है ना। तो वो जीएसटी तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो जितना भी टैक्स मैंने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया वो मुझे अभी पे करना है अपनी सरकार को, दैट्स व्हाई इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टर का इम्पैक्ट कहाँ पर डालोगे, कैश इंक्रीज, बट साथ में कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज, टैक्स कलेक्टर, ठीक है। मेरा पैसा ही नहीं है तो मतलब मेरी कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट क्यों डालेगा वो। कैपिटल पर किस चीज़ का असर होता है, जो चीज़ मेरी है, मेरे खर्चे, मेरी इनकम, मेरे लॉसेस, तो वो चीज़ें मेरी कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगी, है ना, ठीक है। तो किसी का पैसा अगर मेरे पास आ रहा है तो वो मेरी कैपिटल पर कोई असर नहीं डालेगा। देन सेम रिलेटेड टर्म इज collected tax deposited with the government, ठीक है। जो टैक्स हमने कलेक्ट किया था वो हमने अपनी सरकार के पास डिपॉजिट कर दिया, तो इम्पैक्ट क्या हुआ, मान लो 10,000 मैंने 7,000 डिपॉजिट कर दिया तो मेरा कैश गया, साथ में मेरी लायबिलिटी भी गई। देखो ओके है, कैश भी डिक्रीज हुआ और साथ में लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। क्लियर। तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम जितना मुझे याद आया आपकी अकाउंटिंग टर्म सारी अकाउंटिंग क्वेश्चन में जितनी भी थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। इसके बिना कुछ और हुआ तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूँगी, ठीक है। और इसके बिना एक चीज़ जो और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में है दैट इज कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग कैपिटल, एक साइड पर मैं ओपनिंग कैपिटल रख रही हूँ और सेकेंड ऑपोजिट साइड वी आर टेकिंग अ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो इतना तो आप सोच सकते हो कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया कितने भी कैपिटल से 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ जितना भी लगा लो, तो जितनी आपकी ओपनिंग कैपिटल है
वो किससे इंक्रीज होगी, किससे डिक्रीज होगी। ठीक है, तो बेटा सिंपली जितना प्रॉफिट कमाओगे कैपिटल इंक्रीज होगी, इन केस कोई खर्चे लॉसेस हुए कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, है ना। सेम वे और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो कैपिटल इंक्रीज होगी, कल पैसा लेके जा रहे हो ड्राइंग्स कर रहे हो कैपिटल डिक्रीज होगी। सो योर फॉर्मूला इज ओपनिंग कैपिटल एड एडिशनल कैपिटल एड प्रॉफिट्स, ठीक है, लेस ड्राइंग्स लेस expenses or losses is equal to your closing capital। ठीक है, तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल में एडिशंस प्लस कर दोगे, ड्राइंग्स माइनस कर दोगे, एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, तो जितना आ गया उसको क्लोजिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करो। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के साथ कंपेयर करोगे तो जितना क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज, इन केस closing capital has increased, it means क्यों increase होगी, simple, you have gained, you have earned profit। in case closing capital has decreased, it means there is a loss for you। ठीक है, समझे बात। ठीक, तो एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। बिजनेस स्टार्टेड 1 अप्रैल 24, business started with opening capital rupees 50 lakh, drawings 5 lakh, ठीक है। then closing capital rupees 65 lakh, closing capital आपकी 65 lakh हो गई है ना। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स। तो बेस क्लोजिंग कैपिटल को भी लेके चल सकते हो, ओपनिंग को भी लेके चल सकते हो। क्लोजिंग को लेके चलोगे तो डेफिनेटली ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशंस प्लस ड्राइंग्स प्लस एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग कैपिटल, व्हाट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू योर प्रॉफिट्स। ठीक है, सो प्रॉफिट्स आर इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, चलो पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल हमारे पास नहीं है, छोड़ रही हूँ उसको, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कितने की है, 65 लाख की, ड्राइंग्स कितने की है, 5 लाख, और ओपनिंग कैपिटल आपकी 50 लाख की। So 20 lakh is the answer you have gained, you have earned the profits of rupees 20 lakh। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल जो भी गिवन है उनको सॉल्व करो, डाउट पूछो, और सबसे बड़ी बात लव अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी को प्यार से समझने की कोशिश करो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे ये उतना ही इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। ठीक है, फिर तो ये दिल करेगा कि बस अकाउंट्स करो और कुछ। ठीक, लेकिन अगर ऐसे सोच रहे हो कि यार ये तो इतना टिपिकल है, मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। ओके, बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू डू इट, और ये आपका साथ आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे, ट्राई टू सॉल्व द मैथ।